हाँ, तो कैसे हैं बच्चे सभी? अमन, अली, रितु, आप लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है, बाकी सभी ज्वाइन करें बेटा। चलिए, अमन, अली, सौरभ कहाँ गया आज? और आज मेरे को कोई ध्रुव वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा भाई क्लास में। अच्छा, अमन, अली, मुझे ये बताओ बेटा, लास्ट टाइम आपने क्लास अटेंड की थी? यस सर। ओके, रितु आपने भी की थी बेटा। चलिए, तो लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे, एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दें, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? सर सब्स्टिट्यूट मेथड, वो मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। इक्वेशंस की जो फर्स्ट यूनिट चल रही है उसमें हम कुछ मेथड सीख रहे थे। उसमें हमने किसका मेथड सीखा? इक्वेशंस हमने सॉल्व करना सीखा। इक्वेशंस कौन सी बेटा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। तो उसमें हमने तीन मेथड्स देखे, कौन कौन से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा जो था हमारा वो एलिमिनेशन मेथड था, और तीसरा मेथड जो था हमारा वो कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडरस्टैंड? तो आपको सब समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, तीन वेरिएबल से ज्यादा आपकी इक्वेशन नहीं आएंगी। अगर आपकी कोई इक्वेशन आ सकती है ना, तो मैक्सिमम उसमें तीन वेरिएबल्स ही प्रेजेंट होंगे। ओके, चलिए। हाँ, तो अब देखिए बेटा, यहाँ तक हम कितनी एक्सरसाइजेस कवर कर पाए हैं बताना? कितनी एक्सरसाइजेस हमने कवर की हैं अब तक? देखिए, ये भी हमारा हो गया है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। और चलिए भाई, हाँ, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को दिया था, अमन और रितु, ध्यान से सुने बेटा। मैंने आप लोगों को कहा था कि घर से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स करके लेके आनी है, मैंने होमवर्क में दिया था। याद है आपको? याद है आपको? अमन, अली, कुछ बोलिए बेटा। रितु आप भी बोलो। आर हाँ यू सर, लिसनिंग आपने मी? बोला था। हाँ, तो आपने सॉल्व किए क्वेश्चंस? सर इससे पहले वाली एक्सरसाइज की थी सी। अच्छा, एक्सरसाइज सी आपने कंप्लीट कर ली है। रितु आपने बेटा? रितु आपने की एक्सरसाइज सी सॉल्व? यस सर, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम आई है आपको? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना बेटा, एक्सरसाइज ई स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज ई में क्या है? देखिए, इसमें क्या कहा है? मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो देखिए, यहाँ पे हमारा रेशियो भी यूज हो रहा है और रेशियो की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ओके, तो अच्छा, रेशियो की प्रॉपर्टीज आपको पता है बेटा? अगर नहीं पता तो मैं रेशियो की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा विदाउट प्रॉपर्टी। बताइए जल्दी से, रेशियोज आपको आते हैं सब या नहीं आते? एक्सरसाइज ई, देखिए बेटा, एक्सरसाइज ई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशंस बनानी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशंस, है ना? तो आप देखिए बेटा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। और जश्विनी, वेलकम बेटा। हाँ, तो देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 चुना, मैंने जो कहा क्वेश्चन नंबर 1, और इसको मैं विदाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो कराने वाला हूँ। तो आपको ध्यान देना है बेटा किस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें क्या है? मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस आर इन द रेशियो 4:5। ओके, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स 50
पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं बेटा, और उनकी मंथली इनकम भी हमारी दो जगह पे आती है, यानी एक की कुछ होगी, दूसरे की कुछ होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है। तो मंथली इनकम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए मंथली इनकम, वो जो भी हम फाइंड आउट करते हैं वो ही हम मान लेते हैं, ये तो हमें पता है पहले से ही। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज ई से। ओके, एक्सरसाइज ई में क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है बेटा, मंथली इनकम, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, ये हमने कह दिया लेट मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर एस कितना बेटा, एक्स एंड आर एस वाई। देखिए मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में माना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमारी मंथली इनकम इतनी होगी, उसके बाद में क्या कह रहा है, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो। तो ये जो इनकम है वो हमें रेशियो में गिवन है, किस रेशियो में है बेटा, यानी एक्स रेशियो 5, है ना, एक्स रेशियो 5 इज सॉरी एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू जो है हमारा वो 4:5 गिवन है, ठीक है, 4:5। तो यहां से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इस रेशियो से आपकी एक इक्वेशन बनेगी। ओके, अब मुझे ये बता दीजिए जब उनकी इनकम क्या हो जाएगी, अगर हम रेशियो में इसको लिख रहे हैं तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी। तो बेटा आपको याद रखना होगा, जब भी हम रेशियो को कभी भी डायरेक्टली लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो पता है आप में से कैसे बच्चे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे अमन, और 4:9। हाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी बताना, 4:9। फॉर रेशियो 9, हाउ, यस सर। एक्स की वैल्यू 4:9 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू, 5:9। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। देखिए जब भी हम x की वैल्यू बताएंगे तो उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, y की वैल्यू उस जो है हमारी, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5, तो 5 लिखेंगे और किसी सेम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई की है, अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें डिवाइड ही तो करूंगा, और देखिए डिवाइड में वो कॉमन कांस्टेंट जो होता है वही तो कटता है ना, तभी तो ये रेशियो बनता है हमारा 4/5, 4:5 बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद में मैंने इनकी अलग अलग वैल्यूज बता दी। तो ये मेरी जो है इनकम है, ये क्या है मेरी पहले पर्सन की इनकम, और y इज इक्वल टू 5 के जो है वो हमारी सेकेंड पर्सन की इनकम है, अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा है, देखिए बेटा आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा है and their monthly expenses are in the ratio 7:9। देखिए जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो किसके रेशियो में है बेटा, 7:9 के रेशियो में है, 7:9 के रेशियो में है। और यहाँ पे जो वो सेव कर रहे हैं बेटा, वो कितनी मनी सेव कर रहे हैं, 50 रुपीज सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए अगर हम एक्सपेंसेस निकालना चाहें तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होंगे बताना, एक्सपेंसेस क्या होंगे, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होंगे, देखिए मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन एक्स है, मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन हमारी वाई है। तो जब ये दोनों खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद हमारे कितने रुपीस बचते हैं बेटा, 50 रुपए। वो कह रहा है कि हर एक 50 रुपीस बचा लेता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए 50 रुपीस जब उन्होंने बचाए, तो अब मुझे ये बताओ अगर इनकम हमारी एक्स रुपीस है और जो 50 रुपीस बचाए हैं अगर हम उन 50 रुपीस को घटा दें तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या आ जाएगा मेरा खर्चा, एक्सपेंसेस, है ना। खर्च कितने हो गए, इसका मतलब x - 50 रुपए खर्च हो गए।
क्योंकि 50 रुपए बचे हैं, बाकी सारे के सारे खर्च हो गए। अंडरस्टैंड? बात समझ आई आपको? एक्सपेंसेस नहीं समझ आई रितु? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, आपके पास 5 रुपीज है, आपके पास 5 रुपीज है, आप 5 रुपीज में से 4 रुपीज खर्च कर देते हैं एक्सपेंस, यानी आपकी जो एक्सपेंसेस है वो 4 रुपीज है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ आपके पास कितने रुपीज बचेंगे 5 में से, जब 4 रुपीज आप खर्च कर देंगे? बताइए अमन, आप बताओ। 1 रुपया बचेगा ना, वेरी गुड। यानी 1 ही रुपया आपके पास बचेगा 5 में से, जब आपने 4 रुपीज खर्च कर दिए तो 1 रुपया आपके पास बचा। अब मैं कह रहा हूं आपसे, यस अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपने कितने रुपए खर्च किए? 4 रुपए। आप कहेंगे 4 रुपए कैसे? आप कहेंगे कि टोटल मैंने मेरे पास 5 रुपीज थे, 1 रुपया अब मेरे पास बचा है, तो इसका मतलब 4 रुपीज मेरे खत्म हो गए, है ना। यानी 4 रुपीज मैंने एक्सपेंड मतलब खर्च कर दिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, वैसे ही जब दोनों के पास 50 रुपीज बचे हैं, अगर मैं दोनों के में से, दोनों की इनकम में से 50 रुपीज घटा दूं, तो इसका मतलब उनके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने 50 घटाया, तो ये एक्सपेंसेस मेरा फर्स्ट पर्सन का था, फर्स्ट पर्सन, और ये जो एक्सपेंसेस था मेरा वो सेकंड पर्सन का था, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का है बेटा। तो इसका मतलब अब मुझे ये बता दो कि एक्सपेंसेस का रेशियो कितना गिवन है। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे x -50 अपॉन y -50, ये रेशियो जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, जल्दी से बताइए। ये रेशियो मेरा 7:9 गिवन है, तो इसे मैं यहाँ रखूंगा 7/9 कह सकता हूँ, ओके। 7:9 को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, 7/9। देखिए रेशियो की टर्म्स में मैं इसे ऐसे लिख सकता था, x -50 रेशियो y -50, ये क्या है, एक्सपेंसेस का रेशियो, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंसेस और सेकंड पर्सन का एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, हमें गिवन है 7:9। इट्स वेरी इजी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो अब मुझे ये बताओ x की वैल्यू क्या है ऊपर, 4k। x की वैल्यू क्या है बेटा, 4k। तो इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे 4k रखूंगा -50 अपॉन ये क्या है y की वैल्यू, ये है हमारी 5k -50 इज इक्वल टू 7/9। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने कांस्टेंट माना था, ओके। k की वैल्यू आ जाएगी मेरी जो मैंने कांस्टेंट माना था, और जैसे ही k की वैल्यू आएगी मैं ऊपर पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या होगा, इनकम होगी दोनों ही पर्संस की। अंडरस्टैंड? बात समझ रहे हैं ना आप अमन, अली और रितु? चलिए तो 9, अब एक काम करो, आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 9 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, 9 4 जा 36k -9 5 जा 45 और 0 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड ना करें आप, 7 की मल्टीप्लाई करें आप, 7 5 जा कितने होते हैं 35 की, और -7 5 जा 35 और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, जैसे ही आप यहाँ पे लेके आएंगे तो 36k में से 35k घट जाएंगे, और इधर ये हमारा जाएगा, तो ये 450 में से 350 घट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा k बचा कितना, 100। तो k की वैल्यू जब 100 आ जाती है, तो आप इसे कहाँ पुट कर सकते हैं भाई, k की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो इसका मतलब आपकी क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आपकी 100 आ 400। गया है। तो इसका मतलब जैसे ही आप 4 इंटू के मीन्स 100, और यहाँ पे 5 इंटू के मीन्स 100, तो इसका मतलब 400 एंड 500 इज द 400 एंड 500 इज द इनकम ऑफ 2 पर्सन। सर आपने 400 लिख दिया, 5 अच्छा मैंने इंटू 100। 400 लिख दिया दोबारा से, हाँ फ्लो फ्लो में। चलिए मल्टीप्लाई तो आपको आती है, मैं गलती कर दूंगा तो आप सुधार लीजिए, ठीक है। समझ आया अमन, अली और रितु? यस सर।
क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था। तो इस तरीके से हम आराम से सॉल्व कर लेंगे ये वाले क्वेश्चंस। रेशियो वाले क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से सॉल्व करें। यानी देखिए बेटा, जब भी आप रेशियो की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, अगर आपको कोई भी रेशियो गिवन है, जैसे x रेशियो वाई, मान लो 4:5 गिवन था अभी, तो हमेशा आपको ऐसा ही करना। अगर x की वैल्यू निकालना है तो आपको खाली 4 नहीं रखना, आपको किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट आप के भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, वन नहीं ले सकते। आप कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वैल्यू नहीं, आपको बस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ के या एक्स या वाई या एम या जेड, जो भी है, जो भी आप चाहें वो आप मान सकते हैं। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। इसमें क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन both its numerator and denominator are increased by 2, it is equal to 3/4 when both are increased by 12। देखिए आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन, इस वाली एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से करके देखना। ये हो गया सर, वेरी गुड रितु। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स एंड 5 years ago his age was twice the sum of their ages। Find his present age। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप दोनों में से? आज तो ऐसे कह रहा हूँ मैं, कितने बच्चे, जैसे कितने सारे बच्चे क्लास में बैठे हो। हाँ, अब मैं एक काम करने वाला हूँ, क्लास को मैं लूंगा ही नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा क्लास लेना ही नहीं चाहता। अमन अली सही कह रहे हो? सही कहा ना मैंने? सर अमन, पता अगर नहीं मैं सर, क्लास, आपको दें। हाँ सर आप, सर मुझे तो पता नहीं क्या और कि सर आप, हाँ पढ़ाएं पर। अच्छा तुम्हें पढ़ाएं। देखिए यस सर। एक सौरभ शर्मा है, वो भी क्लास ले रहा था रेगुलर। ध्रुव है, वो बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो भी क्लास ले रहा था। या तो ऐसा हो सकता है कि उसका ये सारा सिलेबस हुआ पड़ा है। एक अभी ओजस्विनी आई थी, वो आके चली गई, उसके बाद उसने क्लास ज्वाइन नहीं की। तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई पता नहीं क्लास ऐसी चल रही है, आई थिंक उसमें आप बोर हो रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड? तो मैं क्या करूं बताओ, कम से कम ताकि मेरा भी पढ़ाने में मन लगे। क्लास में जब बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ आ रहा है, और वो उनका फायदा भी हो रहा है क्लास लेने का। अब अगर तुम एक या दो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होगे तो मेरा कहाँ से मन लगेगा, कहाँ से एनर्जी निकलेगी, मैं कहाँ अपने अंदर से एनर्जी लेके आऊंगा पढ़ाने, बताओ। हाँ सोचो सर रितु। आप एक बार उनसे पूछ लेना, उनकी क्लास, सर की क्लास में आके। हाँ, अब मैं एक काम करूंगा, मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो क्लास लेंगे। मेरे को पता होना चाहिए कितने बच्चे क्लास लेने वाले हैं। मैं पहले ही हर बच्चे से कंफर्म करूंगा, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो ही मैं क्लास आपको क्लास में एंट्री दूंगा, वरना नहीं। यहाँ पे ये रूल फिक्स होने वाला है। क्या? अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो ही आपको एंट्री दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। क्लास से मैं आपको बाहर कर दूंगा। अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ काम है, तो इसका मतलब आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, है कि नहीं? आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर आज मेरे को ये काम है, मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, और सच में ये काम है, और ये काम जायज है। ऐसा नहीं कि मतलब नाजायज तरीके से आप क्लास से बाहर जा रहे हो कि भाई आज हल्का फुल्का काम है तो कोई बात नहीं, आज छुट्टी मार देते हैं, क्लास कौन सा इतनी इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स की, उसमें तो हम पास ही हो जाएंगे। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं सीए फाउंडेशन में, पता है आपको? सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, फेल हो जाते हैं उसी की वजह से। समझ आ रहा है आपको अमन अली और रितु? बताना आप अपने यस साथ सर। वाले जो बच्चे हैं उनको बताना ये सब, कि मैथमेटिक्स की क्लास अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अंडरस्टैंड? सर मैं तो किसी से भी बात भी नहीं करता हूँ, जो भी आते हैं बच्चे। अच्छा, आप किसी से बातें नहीं करते हैं। रितु, आपकी बातें होती हैं किसी से? रितु, आपकी बातें होती हैं बेटा किसी से? यस सर, किससे होती हैं? रितिका से?
रितिका, वेरी गुड। तो रितिका से आप बोलना, रितिका से एक बार आप पूछ के मेरे को इन्फॉर्म करना। यस, चलो मैं बात कर लूंगा, रितिका से भी मैं बात करूंगा, सभी से अलग अलग बातें करूंगा, तभी कुछ ऐसा होगा। ऐसे क्लास में मेरा भी मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, अंडरस्टैंड। अगर मेरा मन नहीं लगा तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, और 100% नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, नुकसान आपका। चलिए, अब हम एक काम करते हैं भाई, जो हम पढ़ रहे थे इसमें वहीं पे आ जाते हैं वापस से, सेम टॉपिक, वो छूट गया है। चलिए बेटा, हाँ, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है कौन सा, थर्ड वाला क्वेश्चन। एक बार देखें दोनों के दोनों बच्चे, दोनों बच्चे देखें कि सर इसे हम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बताइए मुझे। हो गया, वेरी गुड। तो इसके कितने क्वेश्चंस हो गए, यानी अब मेरे को वो प्रॉब्लम बताओ जो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, जो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना है। उसके बाद अगर आप सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो छूटे थे टॉपिक्स वो मैं कराऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने पूरा नहीं किया है, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं तो वो मेरे को करानी है। वैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो सिखा चुका हूँ आप लोगों को, 2 मेथड मैंने उसमें बताए थे। तो जल्दी से बताइए अमन, आगे बढ़े या फिर आप इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन कराना चाहते हैं। सर मैंने अभी से एक्सरसाइज को की नहीं है, हाँ तब तो मैं आप कर लूंगा, एक, तब बता दूंगा। हाँ वेरी गुड, आप एक काम करना, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अगर नहीं होते आपसे तो फिर मुझसे पूछना, अंडरस्टैंड। चलिए, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ये सारी चीजें करा चुका हूँ। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने करा दिया है कि रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, मैंने ये बता दिया है पहले ही क्लास में जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छेड़ा था, शुरुआत में ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था, और उसी टाइम पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मतलब इससे हमें हर एक रूट मिल जाता है, इतना बढ़िया फॉर्मूला है ये वाला कि इससे सारे के सारे रूट्स आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी रूट हो, अंडरस्टैंड, चाहे वो रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो, या जैसे भी रूट्स हो, सबको लेके आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आप टू रूट्स इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। चलिए, उसके बाद मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है, देखिए सम जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रूट्स जो आता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप दोनों में से तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए बेटा। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है ना, वेरी गुड। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी अपॉन ए, मैं बता चुका हूँ सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, एंड ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी मैं सिखा चुका हूँ आपको, याद हो तो। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हम सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इजी तरीके से एक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो डिस्कस नहीं किया वो है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात सही है अमन अली? ऋतु, हाँ, मैंने ये डिस्कस नहीं किया नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखिए बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स, मैं एक काम करता हूं आपको, देखिए यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं। देखिए, जब हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो हो सकता है हमारे रियल रूट्स हो। रियल रूट्स कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। रियल रूट्स मीन्स रियल नंबर्स जो आते हैं हमारे, जब हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं और वो रियल नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब वो रूट्स हमारे रियल रूट्स होते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए,
अब आप कहोगे कि सर रियल नंबर्स तो सारे नंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा, बट कुछ नंबर्स हम ऐसे भी पढ़ते हैं जो रियल ना होके हमारे इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। बात समझ आई? तो अब आप कहेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप बता दीजिए कि ये क्या है, हमें नहीं पता, ऐसा ही है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, बताइए जल्दी। आपको पता है बेटा इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? नहीं पता या पता है, जल्दी से बताइए। नो सर। तो रितु का कहना है नो सर, वी डोंट नो अबाउट द इमेजिनरी रूट्स। तो आप ही बता दीजिए। चलिए भाई हम बता देते हैं। तो देखिए बेटा, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हमारे, पहली बात तो ये, हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें ही फिर हम बाद में कह देंगे कि अगर ऐसा कोई हमारा नंबर बन रहा है तो इसका मतलब वो एक हमारा इमेजिनरी रूट होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अंडरस्टैंड? तो देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा, ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। इसका एक फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो होता है इसका, एक होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है? तो देखिए बेटा, आपको कभी भी कोई भी नंबर अगर मिल रहा है, कोई भी नंबर अगर आपको मिल रहा है किसकी फॉर्म में, हाँ कोई भी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब उसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 1 + i4, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख रहे होंगे इसमें एक ये वाला पार्ट है जिसमें आई की मल्टीप्लाई कहीं पे भी नहीं है, और इसका मतलब ये जो है हमारा, वो एक रियल पार्ट हुआ, रियल पार्ट। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 4, इसमें हमारा आई की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट। बात समझ आई? तो इसका मतलब कोई भी नंबर जो कि हमारा इस फॉर्म में बना हुआ होगा, a + i b, इस नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम इसको इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। अब जब इमेजिनरी नंबर हमारा बन गया है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, क्या बेटा? हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की, कोई भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, ax² + bx + c = 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई नंबर जो आया है, यानी x की वैल्यू जो आई है वो एक इमेजिनरी नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। यानी x की जो दो वैल्यूज आएंगी हमारी, वो एक इमेजिनरी नंबर्स आती हैं। तो इसका मतलब दीज वैल्यूज, इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहेंगे बेटा? तो रूट्स। और इनको रूट्स ना कह के, सिंपली रूट्स ना कह के, हम इनको क्या कहेंगे? इमेजिनरी रूट्स। अंडरस्टैंड? तो ये हो गए हमारे इमेजिनरी रूट्स, इसी को हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। ओके। अब देखिए भाई, ये आई कहां से आ जाता है? आप सोच रहे होंगे कि सर आई आ कैसे जाता है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं बेटा,
आई जो होता है हमारा एक्चुअली वो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने पे आ जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि -1 की पावर जब हमारा -1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आई के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट -1 है तो इसका मतलब ये हमारा आई के इक्वल है। अब देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे कहता हूं कि -4 का स्क्वायर रूट, तो आप क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर रूट जो है आप जब इसे खोलेंगे तो ये आएगा आई अंडर रूट 4। यानी जब भी माइनस का स्क्वायर रूट हो गया तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमारी ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स ए और बी हैं उनका स्क्वायर रूट है तो मैं अलग अलग उनका स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने एक तो -1 को अलग कर लिया और अंडर रूट 4 को भी अलग कर लिया, तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारी वो क्या होती है आई, और अंडर रूट 4 जो होता है हमारा वो 2 के इक्वल होता है, तो ये टोटल बन जाएगा 2i, और विच इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझ आ गई आपको ऋतु और अमन, आपको बात समझ आई या नहीं? बहुत बढ़िया, अगर आपको बात समझ आ गई है तो इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट इमेजिनरी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम कैसे बताएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है हमारे वो इमेजिनरी। तो अब मुझे ये बता दो बेटा, जब भी देखो आपको एक पॉइंट याद रखना है, आप उतार लें इसे कभी भी, मतलब इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें, कहीं पे भी आप इसे उतार लीजिए। पॉइंट आपका ये है, व्हेन ए नेगेटिव नंबर is square rooted, then this will be a imaginary number, imaginary number। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे अगर हम उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट जो आएगा वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए बेटा, आपने देखा था वी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा वो कौन सा होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइडेड बाय 2a होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो यहाँ पे अंडर रूट पूरे फॉर्मूले में कहाँ आ रहा है, किसका अंडर रूट है यहाँ पे, अंडर रूट किसका है यहाँ पे ऋतु, फॉर्मूले में देख के बताओ अंडर रूट आपको किसके ऊपर नजर आ रहा है, क्या इस b के ऊपर हमारा अंडर रूट है? नो सर। नहीं। क्या इस वाली क्वांटिटी के ऊपर अंडर रूट है? यस। यस, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, अगर हमारा कोई भी रूट इमेजिनरी बन रहा है तो ये जो क्वांटिटी आ रही है ना सर्किल के अंदर, डॉटेड सर्किल के अंदर, ये अगर हमारी नेगेटिव क्वांटिटी है तो हमारा वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगर ये हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है तो नंबर हमारा इमेजिनरी नहीं होगा, वो एक हमारा सिंपल रियल नंबर होगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आई? तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है हमें ये बताती है कि कौन सा रूट हमारा रियल होगा, कौन सा रूट हमारा इमेजिनरी होगा। इसका मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन सा रूट रियल होगा कौन सा इमेजिनरी होगा। तो डिसाइड करने की वजह से इसको, इसका मतलब ये ऐसे छांटती है, किसी भी रूट को छांटती है कि ये हमारा रियल होगा या फिर
इमेजिनरी होगा। तो इसी वजह से इस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरस्टैंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ आ गया। तो अब मेरे को ये बता दो, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं डी, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लेके चल सकते हैं। ओके, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आई? तो अब आप इसके रूल्स लिख लें बेटा। अगर हमारा d, देखिए इफ, फर्स्ट रूल यहां से निकल के आता है, इफ d इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, d इज नेगेटिव। मैं इसको क्या कर इमेजिनरी रहा हूँ, रूट। d हमारा लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव हुआ ना, क्या हुआ यस बेटा? सर, हाँ तो d, इमेजिनरी रूट। हाँ तो इसका मतलब ये है कि d इज नेगेटिव, d इज नेगेटिव। तो d अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ द रूट्स आर, इसका मतलब ये हुआ द रूट्स आर इमेजिनरी। क्योंकि जब ये हमारा नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा हमारा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। ओके, तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे हमारे वो इमेजिनरी होंगे। देखिए बेटा, ये पिछली वाली क्लास का कुछ आ गया है। अब मैं नया पेज चेंज कर रहा हूँ। चलिए भाई, हाँ तो अब आप यहाँ लिखें सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल आपने लिख लिया, इफ d इज लेस देन 0, तो इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, बहुत बढ़िया। चलिए सेकेंड रूल आप लिखें यहाँ पे, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल। रियल। वेरी गुड, रूट्स आर रियल। अब देखिए, या तो ऐसा होगा कि ये हमारा d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है, मींस एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि ये जो d है हमारा इक्वल टू 0 हो जाए। तो 0 के केस में जो हमारे रूट्स आएंगे वो रूट्स होंगे हमारे इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब देखिए इक्वल क्यों होंगे आपको पता चल जाएगा, इक्वल भी हो गए। अब देखिए और भी कोई कंडीशन है क्या, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इक्वल, और चलिए रियल एंड इक्वल। देखिए बेटा, रूट्स हमारे किस केस में इमेजिनरी होंगे, रूट्स जो होंगे हमारे सिर्फ एक केस में इमेजिनरी होंगे, कब, जब हमारा d लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होने पे। बाकी रूट्स हमारे रियल तो होंगे ही, साथ ही साथ देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी में आप देखें कि रूट्स हमारे रियल तो हैं बट अनइक्वल हैं। ये क्या है हमारे, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल यानी वो इक्वल नहीं है, एक दूसरे से डिफर है, भले ही वो रियल हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है आप इसे देखें बेटा, रूट्स आर इक्वल, और साथ ही साथ ये भी लिखें एंड रियल, ये हमारे रियल भी होंगे। ओके, क्योंकि जब तक हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं होता तब तक वो हमारे रूट्स को रियली बना के रखता है। ओके, अगर 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब 0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव होने पे हमारे रूट्स रियल आएंगे। अंडरस्टैंड? अब रियल तो आ गए, बट एक खास बात हो रहा है, अगर डी हमारा 0 आ जाए तो रूट्स हमारे इक्वल भी होंगे। अब देखिए क्यों, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू जो था हमारा वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है।
तो अब मुझे ये बता दीजिए बेटा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या मैं इस वाली क्वांटिटी को d के इक्वल लिख सकता हूँ? यस। चलिए मैंने ये d लिख लिया। अब बताओ, अब अगर हम एक बार d को नेगेटिव ले लें, मान लो d मैंने नेगेटिव लिया, d इज नेगेटिव, यानी दिस इज अ नेगेटिव नंबर, मान लो मैंने नेगेटिव लिया, ये क्या आ गया -11 मैंने नेगेटिव ले लिया है। तो अब इमेजिनरी। देखिए, हाँ तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -11। अब देखिए 2a, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट -11 एक हमारा आयोटा, यानी माइनस बी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 आ गया अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, इमेजिनरी रूट्स आए, ये हमारे क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और जब रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे तो साथ ही साथ ये भी कंफर्म है बेटा कि ये रूट्स जो होंगे ना हमारे, वो अनइक्वल होंगे, ये अनइक्वल ऑलवेज होंगे, ये कभी भी हमारे इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसको हम ऑलवेज भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। ऑलवेज अनइक्वल आएंगे, आप देखिए एक बार आई रूट 11 जो है उसमें एक बार प्लस, यानी बी जो है एक बार प्लस होएगा और एक बार माइनस होएगा, ठीक है, माइनस भी एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, एक बार मैं 4 में से 2 घटा रहा हूँ, एक बार 4 में 2 ऐड कर रहा हूँ, तो वो कभी इक्वल आ सकते हैं? एक बार 4 में से 2 घटाए, एक बार 4 में से 2 ऐड किए, 4 में 2 ऐड किए, तो अब मुझे ये बताओ कभी इक्वल होंगे क्या वो? नहीं सर, वो इक्वल नहीं हो सकते, एक बार 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो ऑलवेज वो हमारा 2 आए, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे रूट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, वो हमारे अनइक्वल ही रहेंगे। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ यहीं पे, अभी मैंने डी को क्या लिया था बेटा, डी को मैंने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, अब मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव साइन हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन खत्म, तो इसका मतलब यहाँ पे अयोटा भी नहीं आएगा, अयोटा भी खत्म। अब देखिए ये जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन, यानी d हमारा 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे हमारा देखिए रूट्स हमारे अभी भी अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे बट नॉट इमेजिनरी, अब हमारे ये जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी की जगह पे कौन से हो जाएंगे, रियल, बिकॉज अब यहाँ पे कोई अयोटा का साइन नहीं नजर आ रहा, तो अनइक्वल रूट्स तो होंगे बट रियल होंगे। ओके, अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है कि सर आप एक काम करो, थर्ड कंडीशन में आप डी को इक्वल टू 0 ले लो, तो इक्वल टू 0 जब हम लेंगे इसको, तो अब बता दो बेटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लेने पे बता दो क्या हुआ, जब मैंने डी को इक्वल 0 लिया तो 0 का रूट क्या होगा, 0 का रूट क्या होगा, 0 ही बचेगा, तो ये हमारा सारा खत्म, यानी ये हमारा 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो अब बताओ माइनस बी से चाहे प्लस कर लो, देखिए माइनस बी से अगर हम 0 घटाएंगे तो भी माइनस बी रहेगा, और अगर ऐड करेंगे तो भी माइनस बी ही रहेगा, तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में हमारा आना क्या, माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रूट होंगे, रूट्स तो हमारे दो होंगे बट दोनों के दोनों हमारे इक्वल रूट्स होंगे और साथ ही साथ वो रियल भी होंगे, अंडरस्टैंड। अमन, अली और रितु, उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी कहानी, रूट्स कब इक्वल होंगे कब अनइक्वल होंगे कब हमारे इमेजिनरी होंगे। जल्दी बताइए रितु, गिव मी अ रिस्पॉन्स प्लीज फास्ट। रितु, गिव मी अ रिस्पॉन्स प्लीज फास्ट, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अमन अली आपका भी नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आया क्या, आपको समझ नहीं आया क्या, जो मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई
आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आपको सिर्फ यही छांटना है क्या बेटा, कब हमारे रूट्स रियल होंगे, कब इक्वल होंगे, कब क्या होगा। ओके। और देखिए एक इसमें कहानी ये भी आती है, कब हमारे रूट्स इरेशनल होंगे। अंडरस्टैंड। रूट्स हमारे, देखिए हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर्स हमारे रेशनल और इरेशनल भी होते हैं। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि कौन से हमारे रेशनल हैं, कौन से इरेशनल है। तो आप एक बार ध्यान दें बेटा, देखिए जो भी नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं, नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट, हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, कंप्लीट स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। अंडरस्टैंड। यानी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, वो क्या आता है, इरेशनल आता है। ये आता है हमारा इरेशनल। अंडरस्टैंड। तो अब देखिए प्राइम नंबर्स कैसे, जैसे मान लो अब आप कहने लग जाओ कि सर अंडर रूट 26 है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, बट इसका स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर आता है। तो आप क्या कहोगे, देखिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, कि एक्चुअली क्या है कि ये जो 26 है ना, ये हमारा, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करने पे हमें पता चलेगा कि ये 2 और 13 आ रहा है। तो आप देखिए 2 और 13 हमारे दोनों ही क्या नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और ये हमारे स्क्वायर रूट से बाहर भी नहीं आ सकते। तो अब इसका मतलब जब बाहर नहीं आ सकते तो हमें इनका स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा। बात समझ आई। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। चलिए अब मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लूंगा आपके लिए। क्या, अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ बेटा आपके लिए, कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो होगा हमारा वो रेशनल होगा। तो ये कैसे पता चला मुझे ये रेशनल है सर। अब आप तुम लोग कहोगे कि सर ये रेशनल कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट यानी 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है, और ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन के, क्योंकि 16 जो है एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। देखिए ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने पे क्या, फिर तो ये रेशनल नंबर। आप सुन पा रहे हैं बेटा मुझे। हाँ मुझे सुन पा रहे हैं आप।
हेलो अमन अली, रितु आप सुन पा रही हैं बेटा मुझे? चलिए फिर एक काम करते हैं बेटा, टाइम भी हो गया, हम क्लास को ओवर कर रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। तो अब एक काम करते हैं, हम इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय।